दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है C3 साइकिल। तो जैसा कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फ़ोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। और हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो इसे एसिमिलेटरी पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट रिएक्शन से प्राप्त ATP और NADPH इनका यूज़ डार्क रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन में किया जाता है। तो लाइट रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि लाइट रिएक्शन से प्राप्त ATP और NADPH इन दोनों का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि डार्क रिएक्शन होता कहाँ है। तो डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और यहाँ पर बात आती है कि डार्क रिएक्शन होता कब है। तो आपको बता दें कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, परंतु यह लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस हम सभी जानते हैं कि दिन के समय होता है, तो दिन के समय जब लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH बन जाते हैं, ठीक है, तो उस समय तो लाइट होती है परंतु उस लाइट का यूज़ नहीं होता और ये डार्क रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में वाटर का होता है फोटोलाइसिस और प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का। तो लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन बना है वो कैसे बनता है? वाटर के ब्रेकडाउन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2O से हाइड्रोजन निकल गया है और बचा हुआ है क्या? ऑक्सीजन। और हम सभी जानते हैं कि जब हाइड्रोजन रिलीज़ होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन हो रहा था, वाटर का लाइसिस हो रहा था और फॉर्मेशन हो रहा था ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये है ऑक्सीडेशन का। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़कर फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का। तो जब किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 को हाइड्रोजन कहाँ से मिला? हाइड्रोजन मिला इसको NADPH से, ठीक है। और NADPH को हाइड्रोजन कहाँ से मिला था? वाटर से मिला था। तो ये जो हाइड्रोजन है ये CO2 के साथ जुड़कर C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डार्क रिएक्शन होता है यहाँ पर रिडक्शन होता है और CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये डार्क रिएक्शन है अलग अलग प्लांट में अलग अलग साइकिल के रूप में होता है। तो सबसे पहला है C3 साइकिल जिसे हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, दूसरा है C4 साइकिल जिसे हम हैच-स्लैक साइकिल कहते हैं, और थर्ड है कैम साइकिल। कैम साइकिल को हम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। आपको बता दें कि क्रेसुलेशियन एक एंजियोस्पर्म की फैमिली है जिसमें कि यह साइकिल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे C4 साइकिल हो चाहे कैम साइकिल हो, दोनों में ही एटलीस्ट लास्ट में C3 साइकिल चलता है, क्योंकि बिना C3 साइकिल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आप C4 साइकिल पढ़ें चाहे कैम साइकिल पढ़ें, सब में लास्ट में आपको C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल देखने को मिलेगा, क्योंकि कैल्विन साइकिल के थ्रू ही CO2 जो है वह शर्करा यानी कि C6H12O6 में बदलता है। तो कैल्विन ने क्या किया कि C3 साइकिल के लिए यूज़ किया रेडियो एक्टिव C14। तो इन्होंने C14 इसलिए यूज़ किया कि जैसे जैसे आगे C3 साइकिल यानी कि कैल्विन साइकिल आगे बढ़ेगा तो कैसा प्रोडक्ट कार्बन का मिलेगा। तो कैल्विन ने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 यूज़ किया, और इस तरह से वो कार्बन 14 जो था उसको ट्रेस करते रहे। तो कैल्विन ने जब कार्बन को ट्रेस किया तो उन्होंने देखा कि जो पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का है। अब यहाँ पर बात आई कि जो पहला स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो 3 कार्बन का है, तो ऑलरेडी CO2 1 कार्बन का है, तो जो कार्बन यूज़ हुआ मतलब जिसके साथ CO2 रिएक्ट किया अब वो 2 कार्बन का होगा। तो वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होगा? जिससे कि 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड से जुड़ता है और 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो कि आगे चलकर 2
पार्ट में टूट जाता है, जिससे कि 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे कि CO2 किस 5 कार्बन कंपाउंड से जुड़ता है और कौन सा 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो केल्विन साइकिल समझने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एसिड, यानी कि एसिड के रूप में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के होते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है ग्लिसरॉल से ग्लिसरल एल्डिहाइड, यानी कि ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। अब इस ग्लिसरल एल्डिहाइड का मैं फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो बनता है ग्लिसरिक एसिड, जिसे हम ग्लिसरेट भी कहते हैं। तो ग्लिसरिक एसिड में क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप मौजूद है। तो केल्विन साइकिल की शुरुआत कैसे होती है? तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या कहता है कि स्टोमेटा में मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड रिबलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। तो ध्यान से समझिएगा कि जो रिबलोज है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर है 1,5 डाई या बिस लिखा होता है। तो 1,5 का मतलब है कि इसके पहले और 5वें कार्बन पर 2 फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो रिबलोज 1,5 डाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और मिलकर बनाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं 3PGA। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है PGA का, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके लिए जो एंजाइम है वो है रुबिस्को। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जब किसी अभिक्रिया में CO2 जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? कार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि बनता है 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। तो 3PGA और 1,3-DPGA में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है कि 3PGA में तीसरे नंबर पर फास्फेट ग्रुप है, जबकि 1,3-DPGA में क्या है कि पहले और तीसरे पर फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो जब 3PGA में पहले नंबर पे अगर हम फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 1,3-DPGA। अब बात आती है कि यहाँ पर फास्फेट आएगा कहाँ से? तो यहाँ पर फास्फेट आता है ATP के थ्रू, और ये ATP कहाँ से आता है? ये ATP आता है लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन में जो ATP बना था वो क्या कहता है? ब्रेक हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और उससे एक फास्फेट ग्रुप निकल जाता है, और यही जो फास्फेट ग्रुप निकलता है वह 3PGA से जुड़ता है और बना देता है 1,3-DPGA। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या है कि जो DPGA है ये कन्वर्ट हो जाता है PGAL, यानी कि 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर ग्लिसरिक एसिड से बन रहा है एल्डिहाइड, यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा है। तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? अब ये हाइड्रोजन आता है NADPH से, और ये NADPH कहाँ से आता है? हम सभी जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं। तो NADPH से आता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन DPGA के साथ जुड़ता है और इसे बदल देता है PGAL, यानी कि 3 फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर ग्लिसरिक एसिड बदल रहा है एल्डिहाइड में, इसलिए यह एक रिडक्शन अभिक्रिया है। अब आगे चलकर ये जो फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड है ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6 का। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे स्टेप में हमने क्या किया है? पूरे स्टेप में हमने किया है रिडक्शन। तो पहला था कार्बोक्सिलेशन और दूसरा था रिडक्शन। चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो देखिए होता क्या है कि RuBP CO2 के साथ जुड़कर फॉर्मेशन करता है PGA का, PGA से फॉर्मेशन होता है DPGA का, और फिर बनता है PGAL। तो इस तरह से क्या होगा कि
RUBP धीरे धीरे ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। RUBP का रिसाइकल होता रहेगा, रीजनरेशन होता रहेगा और PGAL से RUBP बनता रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि PGAL में केवल एक फास्फेट है, जबकि RUBP में 2 फास्फेट है। तो यहाँ पर एक फास्फेट आएगा कहाँ से? अब ये एक फास्फेट आएगा ATP से, ठीक है। और ये ATP कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में। तो ATP ब्रेक करेगा, बनाएगा ADP और एक फास्फेट, और ये जो एक फास्फेट बना है ये PGAL के साथ रिएक्ट करके बनाता है RUBP। तो यहाँ पर ये जो स्टेप हो गया इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। यहाँ पर रीजनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फिर से RUBP का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो केल्विन साइकिल को 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। तो इस तरह से देखा जाए जो C3 साइकिल है या केल्विन साइकिल है, ये आपको सभी तरह के फोटोसिंथेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा, चाहे वो C4 प्लांट हो या फिर कैम प्लांट हो। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि हमने देखा भी कि C3 साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि CO2 का फिक्सेशन होता है। अब इस CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है? इस CO2 का फिक्सेशन होता है रुबिस्को एंजाइम, जिसको हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि स्टोमेटा में मौजूद RUBP, ठीक है, यानी कि रुबलोस बाईफास्फेट, इसको CO2 के साथ जोड़ता है और फॉर्मेशन करता है 3PGA का, यानी कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का। यहाँ पर आपको बता दें कि रुबिस्को एक काम तो कर सकता है कि CO2 को RUBP से जोड़ सकता है, तो वो तो केल्विन साइकिल कहलाएगा। लेकिन ये रुबिस्को क्या कर सकता है कि RUBP के साथ ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे फोटो रिस्पायरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको नोट्स के रूप में दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है रिडक्शन। तो रिडक्शन में सबसे पहला क्या था? फास्फोराइलेशन था। फास्फोराइलेशन कहाँ था कि जो 3PGA बना था, 3PGA से बना था DPGA, यानी कि डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर 2 ATP यूज़ होता है। अब 2 ATP कैसे यूज़ होता है ये ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि PGA से DPGA बनने के लिए 1 ATP चाहिए। अब यहाँ पर 2 अणु थे PGA के, 2 मॉलिक्यूल थे PGA के, तो एक PGA के लिए 1 ATP, तो 2 PGA के लिए 2 ATP की ज़रूरत होगी, जिससे कि बनेगा 2 अणु DPGA का। इसके बाद सेकंड स्टेप है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल NADPH2 के यूज़ होते हैं। 2 कैसे यूज़ होंगे? सेम वैसे ही, जब DPGA का एक मॉलिक्यूल बनाता है 1 अणु PGA का, तो उसके लिए 1 NADPH की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पर 2 अणु हैं DPGA के, तो 2 अणु DPGA के 2 अणु PGAL में बदलने के लिए हमें 2 NADPH की ज़रूरत पड़ेगी। तो केल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। तो रिडक्शन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने मैटर दे दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद केल्विन साइकिल का जो थर्ड और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, तो इसमें भी फास्फोराइलेशन होता है और यहाँ पर भी फास्फोराइलेशन होता है और PGAL बदलता है RUBP पे, और यहाँ पर 1 ATP यूज़ होता है। तो रीजनरेशन में आपको क्या लिखना है, इसके लिए भी यहाँ पर मैटर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि एक केल्विन साइकिल में कितने ATP, कितने NADPH2 का यूज़ होता है। तो एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होता है और उसको फिक्स करने के लिए 3 मॉलिक्यूल ATP के यूज़ होते हैं, 2 रिडक्शन में और 1 रीजनरेशन में, और वहीं 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं NADPH के। अब यदि हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कितने CO2 की ज़रूरत होगी, कितने ATP की ज़रूरत होगी, कितने NADPH की ज़रूरत होगी। तो हम सभी जानते हैं ग्लूकोज जो है 6 कार्बन से बना है। अब ग्लूकोज के 6 कार्बन को बनाने के लिए 6 कार्बन CO2 की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो कम से कम 6 केल्विन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए कुल 6 केल्विन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए कितने CO2 की ज़रूरत होगी? तो हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, क्योंकि 6 केल्विन साइकिल चलाने हैं। ATP की बात करें तो कुल 18
ATP की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए होता है। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए, तो 3 × 6 कर देंगे तो आएगा 18 मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम बात करें कितने NADPH की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए, 6 × 2 करेंगे तो आएगा 12 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा आज का साइकिल, जो कि केल्विन साइकिल पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।